हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। हम पढ़ने वाले हैं कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध कब हुआ और शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध किसे कहते हैं या शीत युद्ध क्या होता है, ये सभी प्रश्न इसी पर आधारित हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति आ जाए कि उनमें युद्ध होने की संभावनाएं हैं, परंतु उसके बावजूद भी युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्यापक उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चलता रहा और विश्व दो गुटों में बंट गया। यह दोनों के मध्य विचारणात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945-1991 तक चलता रहा। शीत युद्ध का अंत क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसके प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति को चिंतित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ रही थी। शीत युद्ध के कारण अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे से मुकाबला चलता रहा, जिसमें शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। दोनों महाशक्ति परमाणु हथियार से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वह एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों ने रक्त जनित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। एक दूसरे को उकसाने के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि सामाजिक साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। पूंजीवाद का अर्थ है सरकार का हस्तक्षेप कम होना, व्यापार अधिक है, निजी व्यवस्था। समाजवाद सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। अब हम देखेंगे कि प्रथम युद्ध कब हुआ, कब तक चला, और द्वितीय युद्ध कब हुआ और कब तक चला। प्रथम युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय युद्ध 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं चार राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। धुरी राष्ट्र जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। ये जर्मनी, जापान, इटली के राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। बमों के नामों पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। बमों के नाम लिटिल बॉय, फैट मैन। बमों की जो क्षमता थी वह 15 से 21 किलो टन थी।
अमेरिका की आलोचना। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमरण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा? अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। हमले के पीछे उद्देश्य वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप देश है जो कि अमेरिका के तट से अलग है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ के साथ है और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहली बार तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुनी ठिकाने या शहरों पर हमले कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपने जंगी भेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई थी कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल अटैक के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता क्यूबा फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ निकिता खुश्चेव, अमेरिका जॉन एफ कैनेडी। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्ति विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व को 2 गुटों में बांटा गया। यह 2 ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ दूसरी दुनिया, पश्चिमी यूरोप अमेरिका पहली दुनिया। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। अब देखते हैं नाटो। नाटो किसे कहते हैं या नाटो क्या है या नाटो का अर्थ क्या है? पश्चिमी गठबंधन से स्वयं को एक संगठन का रूप दिया गया। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अंटार्कटिका संधि गठबंधन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस गठबंधन ने घोषणा की कि उत्तर अमेरिका तथा यूरोप में इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होगा तो उस गठबंधन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। वार्सा संधि। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज के लिए भूक्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। सैनिक ठिकाने
जहां महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। विचारधारा, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्ति विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देश के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी, लोकतांत्रिक और पूंजीवादी समाजवादी और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। शीत युद्ध के परिणाम, गुट निष्पेक्ष देशों का जन्म, अनेक खूनी लड़ाइयों के बाद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, अनेक सैन्य संगठन शादियां, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियार की होड़, दो ध्रुवीय विश्व। दो महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम, परमाणु परीक्षण प्रतिबंधी संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। अब देखते हैं सीटो एंड सिनेटो क्या होता है। अमेरिका ने पूर्व और दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सेनेटो और सीटो कहा जाता है। सीटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। उद्देश्य साम्यवादी की विस्तारवादी नीतियों के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। सेनेटो, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, स्थापना 1955 में। उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। नोट, इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के दायरे, विरोधी खोमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावनाएं रहीं मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई। निष्पेक्षता, गुट निष्पेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने को अलग रखना है। गुट निष्पेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया जो दो ध्रुवता में बटा रहे देशों से अपने अलग को रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निष्पेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निष्पेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने को अलग थलग नहीं रखना था, परंतु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। गुट निष्पेक्ष आंदोलन की स्थापना सन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर के सफल बैठक की, जिससे गुट निष्पेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निष्पेक्ष आंदोलन के संस्थापक के नाम जोसेफ ब्राज टिटो, यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू भारत, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, शुकोण इंडोनेशिया। प्रथम गुट निष्पेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल थे। 14 गुट निष्पेक्ष सम्मेलन 2006 क्यूबा में हुआ। 166 सदस्य देश के और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। गुट निष्पेक्ष को अपनाकर भारत को क्या लाभ? अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाए, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना, न कि किसी महाशक्ति को। गुट निष्पेक्षता से भारत ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र रह सकता है और न ही दबाव बना सकता था।
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना। आलोचक ने कहा, गुटनिरपेक्ष की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत के व्यवहार में स्थिर नहीं है। भारत में 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी। कुछ नहीं तो यह मान लिया कि हम सोवियत ख़ौमे में शामिल हो गए हैं, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। गुटनिरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तथासत्य। पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने 1789 से 1914 तक पृथकवाद को अपनाए रखा। भारत ने ऐसा नहीं किया था। गुटनिरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद करता था। तथासत्य। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तथासत्य का धर्म निभाना नहीं था। तथासत्य को अपनाने का मतलब है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे, और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं रखते। गुटनिरपेक्षता देशों ने तथासत्य को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्पविकसित देशों का दर्जा मिलता था। यह देश गरीब देश थे। इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश गुलाम भी हो सकते हैं। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास में संबंधी सम्मेलन UNCTAD में नाम से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया, अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकेंगे। पश्चिमी देश में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में इनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।